नमस्कार दोस्तों, एक ही पी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। उपस्थित हैं आज सभी के लिए जो है आज हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद, द रेज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ जो इम्पोर्टेंट्स हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को और बने रहें आखिरी तक। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो पहला दिया है विक्टर एमेनुएल इटली के किस राज्य का शासक था। तो विक्टर एमेनुएल जो था ये इटली के किस राज्य का शासक बना था। ऑप्शन है आपके ए सार्डिनिया, पीटमोंट, सिसिली, दस्कनी या नेपल्स। तो जो आपका ये विक्टर एमेनुएल था जो है इटली के ऑप्शन नंबर ए सार्डिनिया पीटमोंट का शासक बना हुआ था। इसको जो है सार्डिनिया पीटमोंट का शासक जो है बनाया गया। अगला दिया हुआ है राष्ट्रवादी भावना के विकास में सहायक तत्व थे। राष्ट्र की जो भावना जागृत हुई थी उसके विकास में कौन कौन से तत्व सहायक थे। आपके ऑप्शन दिए हैं ए औद्योगिक क्रांति, बी पुनर्जागरण, सी फ्रांस की क्रांति या डी ये सभी। तो राष्ट्रवादी भावना के लिए जो विकास में सहायक तत्व थे वो थे पुनर्जागरण। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। पुनर्जागरण जो है राष्ट्रवादी विकास की भावना में सहायक तत्व थे, क्योंकि पुनर्जागरण से ही बाद में क्रांतियाँ हुई। इसलिए पहला ऑप्शन आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुनर्जागरण जो है राष्ट्रवादी भावना के विकास में सहायक तत्व थे। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रैंकफर्ट की संधि कब की गई थी। यानी फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी आपकी 1871 ईस्वी में हुई थी। यानी 1871 ईस्वी में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि की गई थी। यानी ऑप्शन इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर का सही है। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि की गई थी। इम्पोर्टेंस हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला है चौथा, जर्मनी के एकीकरण के बाद वहाँ का सम्राट कौन बना। तो जब जर्मनी का एकीकरण हो गया तो किसको जो है सम्राट बनाया गया था। तो जर्मनी के एकीकरण के में जो है ऑप्शन है ए विलियम प्रथम या विलियम द्वितीय या विलियम तृतीय या विलियम चतुर्थ को। तो जर्मनी के एकीकरण के बाद जो है वहाँ जो है ए यानी ऑप्शन नंबर ए विलियम प्रथम को जो है वहाँ का सम्राट बनाया गया था। तो जर्मनी के एकीकरण के बाद जो है जब वहाँ का सम्राट बना तो जो है कौन बना था, विलियम प्रथम को जो है जर्मनी के एकीकरण के बाद वहाँ का सम्राट बनाया गया था। अगला है फ्रांस और प्रसा का युद्ध हुआ था। तो फ्रांस और जो प्रसा है इनका युद्ध कब हुआ था। तो फ्रांस और प्रसा का जो युद्ध होता है ये होता है जाके आपका 1870 में, यानी 1870 में जो है फ्रांस और प्रसा का युद्ध हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ऐसी वीडियो हमेशा आपको मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रांस और जो प्रसा युद्ध है ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर फर्स्ट में। तो ये हुआ था 1870 यानी 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन बना। तो जर्मनी के एकीकरण का जो कर्णधार था आपके ऑप्शन है बिस्मार्क, मुसोलिनी, नेपोलियन या गैरिबाल्डी। तो जो जर्मनी का एकीकरण के लिए जो कर्णधार बना या मेन भूमिका जिसने निभाई कह सकते हैं, तो जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे प्रमुख भूमिका थी वो ऑटो वन बिस्मार्क की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार या मेन जो है व्यक्ति बना, जिसके जो कह सकते हैं कि जिसने मेन इंपॉर्टेंस रोल किया जर्मनी के एकीकरण में, तो वो व्यक्ति था आपका ऑटो वन बिस्मार्क। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इटली के तानाशाह शासक कौन था। इटली का जो तानाशाह शासक था वो कौन था। तो इटली के जो तानाशाह शासक के रूप में जाना जाता है वो जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। तो इटली का जो मेन तानाशाह शासक था वो नेपोलियन बोनापार्ट था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इटली का तानाशाह शासक जो कौन था, तो ये था नेपोलियन बोनापार्ट को जो है इटली का तानाशाह शासक जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। यानी जर्मनी का एकीकरण जो है कब हुआ था। ऑप्शन है 1858 में, 1870, 1871 या 1876 ईस्वी में। तो जो जर्मनी का एकीकरण किया गया था
वो ऑप्शन नंबर सी यानी 1871 ईस्वी में हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अति लघु के लिए भी और विकल्प यानी कि एमसीक्यू टेस्ट के लिए। तो ये बहुविकल्पीय टेस्टों के लिए पूरे जो है चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण 1871 यानी 1871 में जो है 1871 में 1871 में जो है जर्मनी का एकीकरण किया गया था या जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई थी। तो ये ऑटोमान जो बिस्मार्क ने इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी जिसकी वजह से जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका था। तो ऑटोमान बिस्मार्क ने जो है किस नीति के तहत जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई थी। ऑप्शन है उदारवादी नीति, लोकतांत्रिक नीति या पृथक्करण की नीति या फिर रक्त और लौह की नीति। तो इसका जो है सही आंसर है कि बिस्मार्क ने जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है। ये इम्पोर्टेंस है कि जर्मनी के एकीकरण के करने में जो है किस जो है नीति का प्रयोग किया गया था। तो जर्मनी के एकीकरण करने में रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी, यानी रक्त और लौह की नीति का जो है यूज किया गया था। अगला है 10वां क्वेश्चन दिया है कि गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। जो गैरीबाल्डी थे ये सभी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इन सभी का रोल है। तो गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए या किस देश की राष्ट्रीय एकता को बचाने के लिए बनाए रखने के लिए जो है संघर्ष किया था। तो इसका जो ऑप्शन है आपके ए इटली, ऑस्ट्रिया, रूस या फिर जर्मनी। तो गैरीबाल्डी ने जो है संघर्ष किया था इटली के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। तो गैरीबाल्डी ने जो है जिस देश के लिए राष्ट्रीय भावना के लिए या राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था इटली के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 11वां दिया है, निम्न में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया था। तो इटली के एकीकरण को संभव बनाने के लिए ऑप्शन दिए हैं आपके ए मैजनी, बी गैरीबाल्डी, सी काबूर या डी ये सभी। तो निम्न में से किसने जो इटली एकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इटली के एकीकरण को संभव बनाया था इन सभी ने मिलकर जो है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। इसमें मैजनी भी सम्मिलित थे, गैरीबाल्डी भी शामिल था और काबूर भी। तो ये सभी ऑप्शन नंबर आ जाता है, ये सभी इटली के एकीकरण से संबंधित हैं ये सभी, और इन सभी ने मिलकर जो है इटली के एकीकरण को संभव बनाया था। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।